द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस। ज्ञान को अर्जित करने का एकमात्र तरीका है अनुभव। एज अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, जितना ज़्यादा आप चीज़ों का अनुभव लेंगे उतना ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा और उतनी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ती चली जाएगी, बेस्ट होती जाएगी। मीन्स अगर आप किसी एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर और जो प्रिपरेशन कर चुके हैं उनका अनुभव, इन सब चीज़ों पर वर्क कीजिए और फिर अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप किस स्टेज पे खड़े हुए हैं। ओके, तो ये सारे अनुभव आपको डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपको आपके गोल को अचीव करने में काफ़ी मददगार होंगे। वेलकम टू माय बुक लो चैनल, माय नेम इज़ विकास श्रीवास्तव। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नेचर एंड स्कोप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से है। आइए चैप्टर को अब हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपको ज़्यादा डेटा नहीं मिलेगा, ज़्यादातर आपको बेसिक चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको आने वाले चैप्टर को समझने में काफ़ी हेल्प करेंगी और जितना भी आपके इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें डेवलप्ड हो चुकी हैं वो किस कारण से हुई है, उनका बेसिक फिनोमिना क्या था, वो सारी चीज़ें आपको समझने में काफ़ी हेल्प करेगा ये चैप्टर। ओके, एक फाउंडेशन तैयार कर देगा ये आपकी। जैसे कि आप अर्थ सरफेस को देखते हैं, ओके, डू यू रियलाइज द अर्थ कंप्राइज टू मेजर कंपोनेंट। अर्थ सरफेस पे आपको दो मेजर कंपोनेंट मिले होंगे। पहला क्या? पहला तो नेचर है, जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट भी आप कह सकते हैं। दूसरा है लाइफ, ठीक है, जीवन उस पे, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ओके, मानव उसमें सम्मिलित है, मानव भी है, जानवर भी हैं और भी चीजें हैं, ठीक है, जिनमें जीवन है। और एक नेचर है जो जिसमें फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूडेड है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर में ही हम फिजिकल एनवायरनमेंट को समझते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर में हम लोग रिलेशनशिप समझते हैं। किसका? फिजिकल या नेचुरल कह लें, फिजिकल या नेचुरल एनवायरनमेंट का किसके साथ? ह्यूमन वर्ड्स के साथ, इनके बीच का रिलेशनशिप हम समझ सकते हैं। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है ह्यूमंस का लैंड एरिया में और वो कैसे उनका एवोल्यूशन हुआ है, कैसे वो आए हैं, उद्भव कैसे हुआ, आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं, तो ये पूरी स्टेज कैसे हुई, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक स्तर पर डिफरेंस देखना, किन चीजों में, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, विश्व के अलग अलग जगहों के बीच में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर क्या अंतर है वो समझना। आप पहले से ये चीज जानते होंगे that the core concern of geography as a discipline is to understand the earth as a home of human beings। ज्योग्राफी का मेन उद्देश्य क्या है, कोर कंसर्न क्या है, कि उस डिसिप्लिन को समझना जो कि हमें अर्थ पे मिलता है एज अ होम ऑफ ह्यूमन बींग्स के रूप में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का ये घर है अर्थ, ठीक है, इसके डिसिप्लिन को समझना यही ज्योग्राफी है। और उन सभी एलिमेंट को की स्टडी करना, अध्ययन करना, जो कि इसको सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो यहाँ पे रहते हैं वो भी किसी ना किसी कारणवश यहाँ पे सस्टेन कर पा रहे हैं। हर एक प्लेनेट में तो ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, तो क्यों नहीं है, और यहाँ पे क्यों सरवाइव कर पा रहे हैं, तो वो क्या एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी करना। ओके, राटजेल की अगर बात करें, उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को किस तरीके से डिफाइन किया है, आइए देख लेते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। ह्यूमन ज्योग्राफी राटजेल के अकॉर्डिंग मानव संस्कृति या समाज का अर्थ सरफेस के साथ रिलेशनशिप, संबंध को समझना का अध्ययन करना, ये ह्यूमन ज्योग्राफी है। अगर हम एलन सी सैंपल की बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। अनरेस्टिंग मैन मतलब कि ऐसा इंसान या आदमी जो कि रुकता नहीं है, और अनस्टेबल अर्थ, अर्थ भी नहीं रुकती है, कॉन्टिन्यूस मूव करती रहती है, ठीक है। तो इनके बीच जो रिलेशनशिप, संबंधों में जो बदलाव आ रहा है या होता आया है अभी तक, उसका अध्ययन वो भी ह्यूमन ज्योग्राफी है, जैसा कि एलन सी सैंपल ने डिस्क्राइब किया है।
पॉल विडल के अकॉर्डिंग conception resulting from more synthetic knowledge of physical law governing our earth and of the relations between living beings which inhabited it. ठीक है, वो लॉ जो कि अर्थ को गवर्न करते हैं एंड रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग्स विच इनहिबिट इट, ठीक है, जो कि मानव समाज को या लिविंग बीइंग को, जीवधारियों को यहाँ पे रहने में मदद करती है, उन दोनों के बीच में संबंध। ओके, तो बात घुमा फिरा के वही सब चीजें आ जाती कि अर्थ सरफेस या अर्थ का ह्यूमन बीइंग्स के साथ रिलेशनशिप, ठीक है, उसको स्टडी करना। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का नेचर। ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। अब और ज़्यादा सारे जितने भी थिंकर्स थे उनकी डेफिनेशन का एनालिसिस करके फिर उसके बाद एक कॉमन डेफिनेशन निकाली गई है, ठीक है, कि मानव भूगोल क्या है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण, एंड सोशल कल्चर मीन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच में संबंध, ठीक है, और जो कि किसके द्वारा बनाया गया, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा। भाई फिजिकल इन्वायरमेंट तो आप कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, मगर जो सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया, वो तो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा ही बनाया गया। थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर, ठीक है, कि दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करते हुए इसका अध्ययन करना चीजों का। ये चीज यहाँ पे समझने वाली है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ये क्या चीज है। मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। ओके, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए समझिएगा। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मीन्स जब ह्यूमन पूरी तरीके से नेचुरल चीजों पे ही डिपेंड हो या फिर नेचर को अपने तरीके से ढाल दे। जैसे कि दो एग्जाम्पल समझिएगा। एक व्यक्ति जो कि जंगलों में रह रहा है, ठीक है, वहीं पे खेती किसानी वहीं पे सब चीजें कर रहा है, उसको कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो भी उगाता है या उत्पादन होता है वहां पे उसी से अपना गुजर बसर करता है, ठीक है। ये चीज है, मतलब उन जगहों पे रहता है जहां पे वो रह सके, ठीक, प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग नहीं ढालता है, अपने को प्रकृति के अकॉर्डिंग ढाल लेता है। ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है, मानव का प्रकृतिकरण। मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल रहा है, ना कि इस सिचुएशन में कि प्रकृति को का मानवीकरण कर रहा है, प्रकृति को अपने अनुसार ढाल रहा है। वो कैसे, हालांकि वो चीज आर्टिफिशियल होती, परमानेंट नहीं होती, ठीक है। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ वुमेन क्या है कि एक व्यक्ति जो कि ट्राइबल एरियाज में रह रहा है, वहीं पे कृषि खेती किसानी कर रहा है, जो भी उत्पादित हो रहा है उसी में गुजर बसर कर रहा है, किसी बाहरी दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं, ना ही उसने नेचर के पैटर्न को लॉ को बदलने की कोशिश की, ठीक है। दूसरी जगह एक आदमी वो है जो कि ऐसी जगहों पे रह रहा है जहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श है, बहुत ठंडा है, ऐसे सरवाइव करना नॉर्मल वहां पे पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने क्या किया कि कुछ ऐसी आर्टिफिशियल चीजें तैयार कर ली जिससे कि वहां पर रहना पॉसिबल हो सके। जैसे कि सपोज दैट कुछ उसने डोम बना दी कांच के, ठीक है, जिसमें और अंदर आर्टिफिशियल चीजें लगा दी जिसमें कि वहां का वो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है 22 और 29-30 के आसपास, जबकि बाहर का टेम्परेचर माइनस में है, ठीक। ग्लासेस लगाए हैं तो क्या होता है कि जब सनसाइन होती है तो धूप अंदर तक आती है, ठीक है, मगर ठंड या कोहरा या स्नोफॉल अंदर तक नहीं होता। तो उसने क्या किया कि उन जगहों को अपने अकॉर्डिंग ढाल दिया, अपने रहने के अकॉर्डिंग डाल दिया। ये ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है, ठीक है। एक व्यक्ति वो है जिस जो कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन को फॉलो कर रहा है, और एक व्यक्ति वो है जो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को फॉलो कर रहा है। आपको क्या लगता है कि आपने क्या किया, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपने इन दोनों में से कौन सी चीजों को किस तरीके को अपनाया है। ओके, आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स मानव टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में सक्षम है, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जा रही है और नए नए वो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, मगर वो पॉसिबल कैसे हुआ वो चीज समझने वाली है। अगर उदाहरण के तौर पर देखिए,
अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट, जब वो फ्रिक्शन और हीट के कॉन्सेप्ट को समझ गया कि घर्षण होता है, अगर कोई चीज किसी सरफेस से मूव करती है तो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, या फिर हम किसी को रब करते हैं, रगड़ते हैं पत्थरों को आपस में, तो हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो ये चीज उसको मदद करी, जब उसने नेचर को समझा, उसको मदद करी किसको की डिस्कवरी करने में, फायर की डिस्कवरी करने में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हम डीएनए के सीक्रेट को समझ जाते हैं, ठीक है, किसी बॉडी में जो डीएनए मिल रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर मिल रहा है, जेनेटिक ऑर्डर, उसको अगर हमने समझ लिया तो उससे बहुत सारी चीजों के सोल्यूशन निकल आते हैं। जैसे कि जेनेटिक इनेबल्ड अस टू कॉन्क्योर मैनी, अगर हमें डीएनए या जीन समझ लिए किस तरीके का पैटर्न है किसी की बॉडी में, जो उसके अंदर जीन्स मिल रहे हैं, डीएनए मिल रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है वो समझ लिया, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि उस बीमारी का उपचार निकालना, ठीक है। तो वही रिसर्च अभी भी चलती रहती है और नई नई दवाइयां आती रहती हैं। अगर हम आज फास्टर प्लेन बना पा रहे हैं तो वो किस कारण से, क्योंकि हमने एरोडायनामिक्स को समझ लिया है, ठीक है, प्रकृति के लॉ को समझ रहे हैं। जब हमने उन चीजों को समझ लिया तब हम आज आर्टिफिशियल चीजें वैसी बना पा रहे हैं, ओके, जो कि प्रकृति में बहुत पहले से ही उपलब्ध थी, उनको मगर हमने आज तक अभी इस तरीके से देखा नहीं था। जब हम उन चीजों को देखना समझने लगे हैं तो फिर उसी पे आगे वर्क चालू हो गया, जैसे कि एरोडायनामिक्स हो गए, या शेप हो गया, लीफ का शेप हो गया, तो लगभग वैसे ही होता है, ठीक है। आराम से फ्लोट करती हुई रहती है, या काफी तेजी से मूव कर सकती है एरोडायनामिक्स से। तो जब हमने इन चीजों को समझ लिया कि किस शेप हम देंगे प्लेन में तो वो ज्यादा तेजी से उड़ सकता है, तो हमने उन चीजों को डेवलप कर लिया बड़ी आसानी से, ठीक है। तो जिस्ट ये निकलता है कि अगर आप भी आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो जाए, ठीक है, चाहे बायोडीजल हो जाए, या इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं, जीन एडिटिंग है, तो ये सारी चीजें कब हो पा रही हैं, जो हमने ज्योग्राफी मीन्स नेचर को समझ लिया है, ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। ये चीज जरा ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छी चीज इस चैप्टर में बताई गई है कि आज हम जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए वो किस कारण से, जब हमने नेचर या ज्योग्राफी को बेहतर समझ लिया, ओके। अगर हम अर्ली स्टेज की बात करें, ह्यूमंस का जो इंटरेक्शन था नेचर के साथ, ठीक है, वो काफी इन्फ्लुएंस था, मीन्स नेचर के प्रभाव से, या नेचर में ही पर्टिकुलर उसने कुछ उसमें अमेंडमेंट करने की, बदलाव लाने की कोई कोशिश नहीं करी। और जैसे जैसे प्रकृति जहां की थी उसी के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करता रहा, ठीक है। दे अडेप्टेड टू डिक्टेट द ऑफ द नेचर, ठीक है, कि नेचर कैसे डिक्टेट कर रही है उसको, वो उसके अनुकूलित होने लगा, ओके। दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो, इसी कारण से उस समय जो टेक्नोलॉजी थी उसका स्तर काफी कम था, क्योंकि बदलाव लाने की हमने कोशिश ही नहीं करी थी उस समय, ठीक है। द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो प्रिमिटिव, वो भी प्रिमिटिव थे, आदिम थे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर, जब आदिम मानव सभ्यता और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर मीन्स बहुत ही ताकतवर, आज भी बहुत ताकतवर है, उसके आगे, नेचर के आगे हमारी अगर चलती ही नहीं है, अगर उसने कुछ सोच लिया है, कुछ बदलाव लाना है तो वो ला के ही छोड़ते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर वॉज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ये जो इंट्रैक्शन है, दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन ह्यूमन सोसाइटी का और नेचर का, ठीक है, इसको हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उस स्टेज की अगर हम बात करें जहां पे बहुत ही लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, हम इमेजिन कर सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ ए नेचुरलाइज्ड ह्यूमन हु लिसन टू नेचर वाज अफ्रेड टू इट्स फ्यूरी एंड वर्शिप्ड इट। देखिए, आज भी जो चीजें हो रही हैं, वर्शिप हो रही है हिंदू समाज में, तो और ज्यादा होती हैं चीजें, प्रकृति की पूजा, और होना भी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि अगर प्रकृति को ही नहीं बचाएंगे, उसी को नहीं सजोएंगे, तो वो हमें नहीं बचाएगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हु लिसन टू नेचर, जो कि नेचर को सुनता था, समझता था, उस समय का आदिम मानव समाज,
ठीक है। इस कारण से वो नेचर के प्रभाव को, नेचर की ताकत को जानता था, भयभीत रहता था और उसकी पूजा करना उसने चालू कर दिया। जैसे आज के समय में भी हम देखते हैं कि बरगद की पूजा होती है, पेड़ पौधों की पूजा होती है और जानवरों की भी पूजा होती है। तो ये सब क्यों है? ये एंशिएंट टाइम से चलता चला आ रहा है। आज हमने उसको एक पद्धति बना लिया है, मगर उस समय वो सब चीजें डर के कारण हो रही थी। ठीक है। हालांकि चाहे ना तो डर के कारण होनी चाहिए, ना ही ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होनी चाहिए कि बस विदाउट इलॉजिकल तरीके से हम चीजें करते जा रहे हैं। नेचर की पूजा होनी चाहिए मगर ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, क्योंकि अगर हम नेचर को ही नहीं सेव करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, तो फिर हमारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके। तो पहला हमारा मेन मोटिव प्रोटेक्शन ऑफ नेचर होना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन ऑफ हाउस होल्ड बिलोंग टू एन इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी विद नेचर। ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप, सीधा संबंध किसका? हाउस होल्ड बिलोंगिंग्स का टू द इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी विद नेचर। ठीक है। इकोनॉमिकली प्रिमिटिव मीन्स आर्थिक रूप से आदिम समाज और नेचर के बीच का ठीक सीधा संबंध। There is a direct dependence of human being on the nature for the resource which sustain them। ठीक है। क्योंकि उस समय जो भी प्रकृति से उत्पादित होता था उस पर वो सीधे तरीके से प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते थे। आज तो हमने कई सारी चीजें डेवलप कर ली हैं। अगर आज हमारे किसी क्षेत्र में बाढ़ या सूखा पड़ जाता है उसके बाद भी हम सर्वाइव कर ले जाते हैं। क्यों? हमने प्रिजर्वेशन टेक्निक अडॉप्ट कर ली है, हमने आर्टिफिशियल चीजें बहुत सारी डेवलप कर रखी हैं। ओके। मगर उस समय ऐसा नहीं था, तो हम लोग पूरी तरीके से उस पर डिपेंड करते थे। तो कभी भी ऐसा लगता है कि अगर नेचर हमसे नाराज हो गया तो उसका श्राप बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो हम वर्शिप करना, हमने पूजा पाठ स्टार्ट करना चालू कर दिया उनका। ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर सच सोसाइटी बिकम्स द मदर नेचर। ठीक है। भौतिक वातावरण इस तरीके की सोसाइटी का, इस तरीके के समाज का जो कि मदर्स नेचर कहा जाता था। ठीक है। बिकम द मदर्स नेचर। द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्रिएटेड एवरीवेयर। आपको मानव समाज के या मानव गतिविधियों के मीन्स आप कह लें कि चिन्ह, ओके, ये आपको कई जगहों पे मिल जाएंगे, एवरीवेयर लगभग, कि जहां जहां ह्यूमन सेटलमेंट हुआ वहां पर वह कुछ अपने छाप छोड़कर गया है। जैसे कि हेल्थ रिसोर्ट ऑन हाईलैंड्स, जहां पर वो रहा उसने वहां पे वैसी व्यवस्था करने की कोशिश करी। ठीक है। ऊंची ऊंची जगहों पे हेल्थ रिसोर्ट, बड़े बड़े मीन्स बसावटें, शहरी बसावट, मैदान, ऑर्चिड्स क्या होते हैं? ऑर्चिड्स इंटरनेशनल इंटेंशनल प्लांटेशन है ऑफ ट्रीज और श्रब दैट इज ए मेंटेन फॉर फूड प्रोडक्शन। ठीक है। ऑर्चिड क्या है? इंटेंशनल प्लांटेशन है किसका? पेड़ों का या श्रब का, दैट इज मेंटेन फॉर फूड प्रोडक्शन, जिसको हम मेंटेन करते हैं किसके लिए? खाद्य उत्पादन के लिए। ठीक है। ये सब हमने खुद ही डेवलप करा है, क्योंकि प्रकृति में तो जो पेड़ पौधे इस तरीके की चीजें होती थी जो आज हम कृषि कर रहे हैं, ये ऐसे तो नहीं होता था। जो हम लोग पेड़ों को काट के आजकल खेती बाड़ी करते हैं, पेड़ों को या पौधों को उगाते हैं, इस तरीके से पूरा तो कंप्लीट नहीं था। उसमें हम लोगों ने काफी बदलाव लाए हैं। ठीक है। पॉस्चर इन प्लेन, ठीक है, चारागाह वगैरह, रोलिंग हिल्स, पोर्ट्स ऑन कोस्ट, ओशनिक रूट्स ऑन द ओशनिक सरफेस, सैटेलाइट इन द स्पेस, ये सब चीजें हमने तैयार करी हैं अपने अकॉर्डिंग चीजों को ढालने के लिए। खुद नहीं ढल रहे हैं हम, अब अपने अकॉर्डिंग दूसरी चीजों को ढाल रहे हैं। ओके। नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दीज, स्लो नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड। ठीक है। प्रकृति ने हमेशा हम लोगों को अवसर दिया है और उस अवसर का ह्यूमन बीइंग्स ने, मानव समाज ने यूज किया है। ठीक है। एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज, और धीरे धीरे उसका मानवीकरण होता चला गया। ठीक है। स्टार्स बेयरिंग द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एंडेवर। ओके। इस तरीके से हमें सभी जगहों पर, ज्यादा जगहों पर ह्यूमन प्रसार के, जहां जहां वो फैला है उसने अपनी बसावटें करी, वहां पर हमें आज भी छाप मिलते हैं। चाहे आप सिंधु घाटी की सभ्यता की बात कर लें, चाहे इजिप्ट सिविलाइजेशन की बात कर लें, ऐसी बहुत सारी एंशिएंट सिविलाइजेशन। ठीक है।
जियोग्राफर ग्रिफिथ टेलर ने क्या बताया है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट दिया जो कि मध्यम मार्ग की ओर मीन्स हमें लेकर चलता है। क्या है मध्यम मार्ग? टू आइडियाज ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हम लोगों ने समझा था इंट्रैक्शन वाला, उसके दो आइडियाज दिए, एक इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड एक दूसरा पॉसिबिलिज्म। ये है क्या? ही टर्म्ड इट एज अ नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो इन दोनों के बीच का पॉसिबिलिज्म मीन्स संभावना, और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब कि हम जो इंटरेक्शन करते हैं वो, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया होगा। जी, द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इम्परेटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ द नेचर। ओके, तो इन दोनों जगहों पे ना जाके इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को भी किनारे, पॉसिबिलिज्म को भी किनारे, बीच का मार्ग उन्होंने अपनाया। ठीक है, जिसको न्यू डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहा गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रैफिक में अगर आप चलें तो आपको नियमों को पालन करना होता है। कैसे? रेड लाइट मीन्स रुक जाना, एम्बर लाइट प्रोवाइड्स अ गैप बिटवीन द ग्रीन रेड एंड ग्रीन लाइट टू गेट सेट, एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो। ठीक है, तो एक बीच में भी दिया है उन्होंने, ओके, मिडिल पाथ। ठीक है, रेड और ग्रीन के बीच एम्बर लाइट। ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताना चाहता है? द कॉन्सेप्ट सो दैट नाइदर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। एब्सोल्यूट नेसेसिटी का मतलब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, कि इसकी भी पूरी तरीके से एक्सट्रीम नेसेसिटी नहीं है, एकदम चरम सीमा की, ना ही नॉर इज देयर अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, ना ही पूरी तरीके से आजादी की कंडीशन होनी चाहिए, मीन्स सिचुएशन होनी चाहिए। ठीक है, ना तो पूरी तरीके से निर्भर, ना पूरी तरीके से आजाद, बीच का मार्ग। ठीक है, इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन कंट्रोल नेचर बाय ओबेइंग इट। उनका कहने का मतलब क्या है कि आप नेचर को भी कंट्रोल कर सकते, जीत सकते हो, मगर आपको उसकी बातों का पालन करना होगा। ठीक है, they have to respond to the red signal and can proceed in their pursuit of development when nature permits the modification। ठीक है, आप तो पहले तब तक रुके जब तक रेड लाइट जल रही है। बहुत ध्यान समझने का, बहुत सही बात वो कह रहे हैं यहाँ पे, कि अगर रेड लाइट है, अगर नेचर आपको अलाउ नहीं कर रही है चेंजमेंट लाने के लिए, तो मत कीजिए। एक ऐसा समय आएगा जब नेचर खुद आपको बताएगी कि हाँ, अब आप बदलाव ला सकते हैं, चीजों को बदलना चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, तब आप कीजिए। ठीक है, तो ये बीच का मार्ग है, ना तो एक्सट्रीम पे जाना है, ना तो ब्लो पे जाना है, बीच का मार्ग ओबे करना है चीजों को। तो हमेशा इस तरीके की जो सिचुएशन हमें फ्लड, अर्थक्वेक जो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं ना, वो नहीं देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आपके आसपास का नेचर रेड अलर्ट पे है तो आप उसमें बदलाव करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे और डेफिनेटली नेचुरल डिजास्टर जैसी चीजें पॉसिबल होंगी। ठीक है, आप तब कीजिए मॉडिफिकेशन जब आपको लगे कि हाँ, नेचर अब स्टेबल है, अगर इसमें थोड़ा बहुत भी चेंजमेंट किया जाएगा तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है, वो खुद बदलाव लाती रहती है। ठीक है, आपको ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है, मगर हम क्या करते हैं, उसका मानवीकरण करने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, जब वो चीज एक्सट्रीम पे चली जाती है तो फिर डेफिनेट नेचुरल डिजास्टर जैसी चीजें, क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें आने लगती हैं। कहने का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी, जो संभावनाएं हैं, वो आएंगी, जरूर आएंगी, मगर लिमिट पे, विच डू नॉट डैमेज द एनवायरमेंट एंड देयर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट। ठीक है, तो ऐसा भी ना हो कि कुछ बर्बादी हो, और ना ही ऐसा भी हो कि पूरी तरीके से फ्री कर दे आपको नेचर, की हाँ नहीं, आप पूरी तरीके से आप बदल ही सकते हो चीजों को। ठीक है, the free run which the developed economies attempt to take has already resulted in a greenhouse effect, जो कि हम लोग अब देख रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट देख रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन देख रहे हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं। ठीक है, डिग्रेडिंग लैंड देख रहे हैं। ये सब क्या है? जब रेड अलर्ट था उसके बावजूद भी हम ग्रीन समझ के आगे बढ़ गए, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा। ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म
कॉन्सेप्चुअली अटेम्प्ट टू ब्रिंग अ बैलेंस, नलीफाई आइदर और डायकोटोमी। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी, ये न्यूरो डिटर्मिनिज्म का वही वो कह रहे हैं, किसी एक चीज का भी शासन ना हो और ऐसा भी ना हो कि कोई भी शासन ना करे। ठीक है, एक्सट्रीम में नहीं होनी चाहिए चीजें, ना ही बिल्कुल ही खत्म होनी चाहिए, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड और सब फील्ड की अगर हम बात करें, गिव मी अ सेकंड, लेट मी रफ इट। आई होप आपको मेरी पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही होगी। हाँ, आगे जाने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि जितनी भी पीडीएफ यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो सब आपको माई बुक लो ऐप पर मिल जाएगी। अगर बाई चांस आपको वहाँ नहीं मिलती तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया गया है, आप उसमें जाके वहाँ से भी मांग सकते हैं। ओके, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, आई होप यू विल डू। फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड क्या है और उनकी सब फील्ड क्या है। ठीक है, अगर ये फील्ड है तो उसके बाद सब फील्ड क्या है। ठीक है, मानव भूगोल, जैसे कि आपने देखा, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड स्पेस दे ऑकर ओवर। ठीक है, तो ये एक संबंध बताती है, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जितने भी मानव जीवन के जितने भी एलिमेंट है वो, एंड द स्पेस दे ऑकर ओवर, और जो रिक्त स्थान बचता है, एंड द स्पेस दे ऑकर ओवर, और उसमें नेचर के साथ उसका सहयोग होता है। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप। ह्यूमन ज्योग्राफी अज्यूम अ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, मानव भूगोल क्या है, इसको आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। ये क्या करती है, डेवलप करती है क्लोज इंटरफेस को विद अदर सिस्टर डिसिप्लिन, और भी बहुत सारी इसकी सिस्टर डिसिप्लिन है सोशल साइंस में, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन ह्यूमन एलिमेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पर ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट है उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ह्यूमन ज्योग्राफी को फील्ड और सब फील्ड में बांट रखा है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा इजी करेंगे चीजों को उतना ज्यादा आसान होगा समझने के लिए। ठीक, with the expansion of knowledge new subfield emerge and it has also happened to human geography। जैसे जैसे हमारी ज्ञान का विस्तार होता है वैसे वैसे सब फील्ड और उभरती जाती है और बनती जाती है। ठीक है, जैसे कि फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या आएगी, सोशल ज्योग्राफी आएगी, अर्बन ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी आएगी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी आएगी, सेटलमेंट ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आएगी। इसकी सब फील्ड क्या है, सोशल ज्योग्राफी में बिहेवियर ज्योग्राफी आएगी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लीजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड मेडिकल ज्योग्राफी। क्या चीज है, बिहेवियर ज्योग्राफी हम किस चीज में पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी में। सोशल वेलबींग्स के बारे में हम कहाँ पढ़ सकते हैं, वेलफेयर इकोनॉमी में। ओके, जी मैं सेकंड। ज्योग्राफी ऑफ लीजर के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, सोशोलॉजी में। कल्चरल ज्योग्राफी के बारे में हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे। जेंडर ज्योग्राफी के बारे में हम सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन्स स्टडीज में पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और मेडिकल ज्योग्राफी के बारे में हम एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, अर्बन ज्योग्राफी के बारे में अर्बन स्टडी एंड प्लानिंग है। आप अगर आगे की फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा ये अर्बन स्टडीज का। ठीक है, अभी भी कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी में इस तरह के सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें तो एक तो पूरी पूरी मेन ब्रांच अलग ही हो जाती है पॉलिटिकल साइंस की। अगर हम इलेक्टोरल ज्योग्राफी की बात करें तो ये आपको सिफोलॉजी मिलेगा, और मिलिट्री ज्योग्राफी की बात करें तो वो मिलिट्री साइंस में मिलेगा आपको। पॉपुलेशन ज्योग्राफी जब डेमोग्राफी आप पढ़ते हैं तो उसमें मिल जाती है। सेटलमेंट ज्योग्राफी ये प्लानिंग होती है, अर्बन और रूरल प्लानिंग, उसमें मिल जाएगी आपको। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो एक तो ब्रांच आप अलग ही कर दी इकोनॉमिक्स वाली, फिर उसके बाद अगर ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स इकोनॉमी में आएगी, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर साइंस में आएगी, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज में आएंगी,
मार्केटिंग बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में आएगी। टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट में आएगी। इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत आएगी। ठीक है, ये सारे मीन्स क्या है, इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोसाइटी है। ये सिस्टर डिसिप्लिन है, ये फील्ड है, ये उनकी सब फील्ड है। ओके, तो ये एक बेसिक जानकारी थी चीज़ों को समझने के लिए। सो इस चैप्टर में हम इतना ही रखते हैं चीज़ों को समझने के लिए, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में और इस चीज़ को इलेबोरेट करेंगे। ओके, सो thank you so much for watching this video, and please once again please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.